सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों को चंचल वर्मा और संगीता श्रीवास्तव का नमस्कार। कैसी हैं संगीता जी? बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप भी अच्छी होंगी और हमारी बहुत सारी सखियाँ जो हैं वो भी बहुत अच्छी होंगी। सखियाँ अच्छी हैं, बिल्कुल हम यही कामना करते हैं। और एक बात, जब से मैं स्टूडियो में आई मेरी नज़र आपने जो आज ये गुलाबी कुर्ता पहना है इससे हट नहीं रही। इसका एक बड़ा कारण है कि इस पर जो काम है, जो कशीदाकारी, कढ़ाई, जिसे हम लखनवी काम या चिकनकारी कहते हैं, ये बड़ा आकर्षक लग रहा है। और हाथ की कारीगरी के जो भी काम होते हैं ना, वो कहते हैं ना हमारी नज़र को वहाँ पर रोक देते हैं और बड़े आकर्षक लगते हैं वो कपड़े। जी हाँ, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने जो ये कहा। और साथ ही साथ चंचल ये बता दें कि देखिए इस कारीगरी में बहुत सारे लोग लगे रहते हैं, बहुत सारी हमारी सखियाँ लगी रहती हैं, तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है जीविकोपार्जन के लिए। और सिर्फ यही नहीं, ऐसे हर प्रांत का कोई ना कोई ऐसा हस्त उद्योग या हथकरघा का काम होता है जिससे बहुत सारे लोगों की आजीविका चलती है और जो पुरानी परंपराएं हैं वो भी जीवित रहती हैं। जी, और देखिए आज भी इस लिहाज से अगर हम देखें तो बड़ा ही खास दिन है। आज 7 अगस्त है जी। और राष्ट्रीय हथकरघा दिवस भी है। जी। तो हम अपनी सखियों को यही याद दिलाना चाहते हैं। और इस दिवस को मनाने के लिए देखिए चंचल, उद्देश्य तो ये है कि हथकरघा उद्योग के महत्व और देश के सामाजिक आर्थिक विकास में इसके योगदान के बारे में जागरूकता फैलाना, ये तो बहुत ज़रूरी है। और देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में चेन्नई में पहला राष्ट्रीय हथकरघा दिवस ये मनाया था और ये अपने आप में बड़ा ही ऐतिहासिक दिन था। तो अब बात ये आती है कि 7 अगस्त का ही दिन क्यों था? तो ये विचार मेरे दिमाग में भी जब कौंधा, तो फिर मैंने जब इसका पता किया तो पता लगा कि हथकरघा दिवस मनाने के लिए 7 अगस्त को इसलिए चुना गया क्योंकि भारत के इतिहास में भी ये महत्वपूर्ण दिन है। 1905 में जो 7 अगस्त का दिन था, घरेलू उत्पादों और उत्पादन इकाइयों को नया जीवन देने के लिए स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी, वो इसी दिन पर हुई थी। इसीलिए स्वदेशी आंदोलन की याद में 7 अगस्त के दिन को हथकरघा दिवस मनाने के लिए चुना गया। और खादी को हम कैसे भूल सकते हैं? जी। खादी और हथकरघा उत्पाद भी हमें वैसा ही उत्साह प्रदान करते हैं। और देखिए हम बार बार कहते भी रहते हैं कि खादी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जैसे माँ का प्यार कहते हैं ना, वैसा प्राप्त होता है। अगर हम खादी की बात करें तो हथकरघा उद्योग जहाँ बड़ी संख्या में ग्रामीण आबादी को रोजगार मुहैया कराते हैं, वहीं ये पर्यावरण के अनुकूल तो है ही है। और माँ का प्यार जब आपने कहा ना, क्योंकि ये स्वदेशी चीज़ें जब होती हैं तो वाकई में वो अपनी धरती से, अपनी मिट्टी से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं, तो माँ के प्यार की याद दिला देती हैं। और हथकरघा उद्योग प्राचीन समय से ही, बहुत प्राचीन समय से हाथ के कारीगरों की आजीविका का साधन रहा है। हाथ से बने हुए जो सामान हैं विदेशों में बहुत इनका निर्यात किया जाता है। हथकरघा उद्योग के जो अलग अलग काम हैं, इसमें बहुत सारे, कहना 7 लाख या इससे भी ज़्यादा लोग इस काम से अपनी आजीविका चलाते हैं और इससे जुड़े हुए हैं। जी, और ये पेशा बहुत अपने आप में बहुत लाजवाब होता है क्योंकि इसमें बहुत तरह की अलग अलग तरह की कारीगरी देखी जाती है। देखिए अगर हम खादी की भी अगर बात करें तो खादी में भी कोई एक चीज़ नहीं है, बहुत खादी सिल्क भी आती है, खादी के जो सामान्य कपड़े होते हैं वो भी हैं, उनसे गमछा भी बनाते हैं और बड़े सुंदर सुंदर कुर्ते भी बनते हैं। तो बुनकरों के हाथ की कारीगरी से बने हुए सजे हुए परिधान जो ये होते हैं हथकरघा वाले, लहंगे हों, कुर्तियाँ हो या साड़ियाँ हो या कालीन हो और दरी भी बनाई जाती है, तो फैक्ट्रियों में इस तरह जो तैयार कपड़ों की तुलना में जो मशीन से तैयार होते हैं तो ये थोड़ा सा ज़्यादा कीमत लिए हुए होते हैं। क्योंकि देखिए इसमें एक चीज़ होती है कि ये हाथ से बनाया जाता है और इसमें समय ज़्यादा लगता है। हथकरघा में समय ज़्यादा लगता है, इसके जो चीज़ें होती है बनी हुई इसमें समय ज़्यादा लगता है, कारीगर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत वक्त लगता है और मिलों में मशीनों से मिनटों में कपड़ा बन जाता है, जैसा कि हम जानते हैं। हालांकि थोड़ा समय तो उसमें भी लगता है, लेकिन हाँ उसमें जब कपड़े बनते हैं या जब कोई कारीगरी होती है तो वो जल्दी से हो जाती है और
उतनी जो भी मेहनत उसकी होती है वो तो मशीनें ही करती हैं। बिल्कुल, इसीलिए जो आपने कहा ना कि इनकी कीमत शायद मिल से बने कपड़ों की तुलना में थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, और बुनकरों को प्रोत्साहन देने के लिए और अपने देश की इन प्राचीन परंपराओं को और इन जो कलाएं हैं इनको जीवंत रखने के लिए हमें ये सामान ज़रूर खरीदने चाहिए। और जब मेले और प्रदर्शनियाँ लगती हैं ना, तब ऐसे सामान बहुत ज़्यादा बिकते हैं। विदेशों में जो जब विदेशी सैलानी हमारे देश में आते हैं तो ऐसे बाज़ारों में उनकी बड़ी भीड़ देखने को मिलती है और बहुत मांग रहती है उन बाज़ारों में जहाँ विदेशी सैलानी होते हैं ना, उन बाज़ारों में इस तरह के सामान की, इस तरह के कपड़ों की खूब मांग रहती है। अक्सर हैंडलूम बाज़ार में विदेशी सैलानी हम देखते हैं खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन जो हम स्वदेशी नागरिक हैं, हम देश के हर नागरिक का भी कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारी है कि पारंपरिक उद्योग को हम जीवित रखें और देश को और ये जो कारीगर काम करते हैं इनको आर्थिक रूप से सक्षम बनाए रखने के लिए, इन उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इन सामानों की हम भी खरीदारी करें। जी, और हमारी सखियाँ जानती हैं कि जो हमारा देश है भारत, ये विविध रंगी परंपराओं का देश है। तो कई बार हम लोगों ने ऐसा भी देखा है कि जो सुदूर अंचलों में जो जगहें होती हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश वगैरह की बात कर लें, असम वगैरह की बात कर लें, या फिर हम कश्मीर की बहनों की क्यों ना बात कर लें, तो ये सारी जगहों पे देखा गया यहाँ के मेले में भी बहुत बिल्कुल कश्मीर की आपने बात की तो जैसे वहाँ पश्मीना बनता है, और पश्चिम बंगाल में भी वहाँ की साड़ियाँ बनाई जाती हैं, महाराष्ट्र में पैठनी है, बनारसी साड़ियाँ हैं, और गुजरात में जो बांधनी का काम होता है, ये सारे ऐसे काम हैं जहाँ कहते हैं कि हाथ की कारीगरी आपको देखने को मिलेगी। और जब आपके कुर्ते का हमने जिक्र किया था तो लखनवी चिकनकारी का जो काम है ये भी अपने आप और में एक बात और बहुत ज़रूरी है यहाँ याद रखना कि देखिए ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये हमारे ही बाज़ारों में सिमट कर नहीं रह गई हैं, इनका अंतर्राष्ट्रीय मूल्य भी बहुत ज़्यादा है। अंतर्राष्ट्रीय मूल्य बहुत ज़्यादा होता है पश्मीना के शॉल का, तो ये पूरी तरह से तैयार होता है कश्मीर में ही, हमारी सखियाँ जानती हैं। तो चलिए बातें होती रहेंगी, अब फिलहाल एक गीत सुन लेते हैं। मोको भी ये माल जरा सा
जरा सा सीधो हो जा जालिमा मारो जियो भटके। पल्लो लटके रे मारो पल्लो लटके। गोरी जियो भटके रे मारो जियो भटके। जरा सा सीधो हो जा जालिमा मारो जियो भटके। पल्लो लटके रे मारो पल्लो लटके। जरा सा टेढ़ो हो जा बालिमा मारो पल्लो लटके। गोरी जियो भटके रे मारो जियो भटके। जरा सा सीधो हो जा जालिमा मारो जियो भटके। संगीता जी, बड़ा सुंदर गीत, सखियों को पसंद आया होगा ये गीत। और हम बात कर रहे थे हथकरघा से बने हुए जो कपड़े होते हैं या जो और भी सामान होते हैं उनका। तो कई बार जब एक व्यक्ति के व्यक्तित्व की, संपूर्ण व्यक्तित्व की बात होती है ना, तो हमारे परिधान उस व्यक्तित्व को निखारने में बहुत बड़ा योगदान निभाते हैं। साथ ही जो हमारा आत्मविश्वास है, इसका तो सबसे बड़ा योगदान होता है। और वैसे भी देखिए ना, कभी जब हम अलग तरह के कपड़े पहनते हैं तो आत्मविश्वास पूरी तरह से रहता है कि हाँ, और जैसे कि खुद को भी पता रहता है कि भाई ये ठीक है, ये अच्छा लगता होगा शायद। तो कपड़ों का बहुत ज्यादा योगदान तो होता ही है व्यक्तित्व को निखारने में। आत्मविश्वास की जब मैंने बात की ना, तो कई बार क्या होता है, बात कुछ होती नहीं लेकिन समझ में नहीं आता कि जो भी हमारे सामने बाधा है, मुश्किल है, रुकावट है, कुछ भी उसे हम कहें कि उससे निपटे कैसे। और जब तक हमें इस चीज का समाधान समझ में आता है, पता लगा गाड़ी तो बहुत आगे निकल चुकी है, यानी कि देर हो चुकी है। आत्मविश्वास की कमी जब होती है तो इस तरह की परिस्थितियां जन्म लेती हैं। इसीलिए जब भी आत्मविश्वास से हमें हर परिस्थिति में आत्मविश्वास से लबरेज रहना चाहिए। तो आत्मविश्वास हर जो परिस्थितियां अगर कोई विपरीत भी हैं तो उन्हें वो पलट सकता है और विषम या विपरीत परिस्थितियों को हमारे अनुकूल बना देता है। जी, और आत्मविश्वास बढ़ाने और व्यक्ति में निखार लाने के लिए सबसे जरूरी क्या है चंचल, कि अपने अंदर जो हीन भावना होती है उसको हम प्रबल ना होने दें। मन मस्तिष्क से ये बात बिल्कुल पूरी तरह से निकाल दें कि हमारे अंदर कोई कमी रह गई है, तो खुद को पहचाने। हम तो यही कहेंगे, खुद को पहचाने और अपनी कमियों को दूर करते रहें हमेशा। ये भी बहुत ज़रूरी है। अपने अच्छे गुणों को भी आप विकसित करें, उन्हें भी पहचानें और सबके सामने इन गुणों को लाने का प्रयास भी करें। संगीता जी, आत्मविश्वास को अगर बढ़ाना है तो अपने पूरे व्यक्तित्व को बनाने की कोशिश हमें करनी होगी। और इसमें ज़रूरी है कि आलोचना अगर कोई सामने वाला व्यक्ति हमारी कर रहा है तो उसे भी हम सुने, क्योंकि आलोचनाएं सुनकर, यानी कि हमारी कमियों को जब हम उनका निरीक्षण परीक्षण करेंगे तो उनको सुधार लाएंगे और व्यक्तित्व तो अपने आप ही हमारा सुधरता रहेगा और निखरता रहेगा। तो इसीलिए कहते हैं ना, निंदक नियरे राखिए आंगन छवाए। तो बहुत ज़रूरी है कि कभी भी हम ये ना सोचे कि भाई हमारी निंदा हो रही है या हमारी कोई गलती निकाली जा रही है तो इससे बिल्कुल से दुखी होकर ना बैठ जाएं, बल्कि ये भी सोचें, हमें सोचना चाहिए कि अगर ठीक है, अगर किसी ने कोई गलती निकाली है तो हो सकता है कि वो बिल्कुल बात सही हो, तो उसको गलत तरीके से न लेकर बल्कि उसको सही तरीके से लें और हो सके तो उसमें कोशिश ये करें कि भाई इसको किस तरह से हम ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल, इसे एक सकारात्मक नजरिए से हमें देखना है, क्योंकि वो सामने वाला व्यक्ति हमारा कोई बैरी नहीं है, बल्कि वो हमारी कमियां बता रहा है, तो वो सबसे बड़ा मित्र है। जब तक कोई कमी बताएगा नहीं, आलोचना करेगा नहीं, तो हम खुद को यही समझते रहेंगे ना कि हम तो बिल्कुल ठीक हैं और हम उस चीज को सुधारने की कोशिश भी नहीं करेंगे। जी, और प्रतिक्रिया
बहुत जल्दी तुरंत ही नहीं देनी चाहिए जी। उस चीज को समझें, माहौल को समझें, बात को समझें और फिर उसके बाद ही आगे बढ़ना चाहिए। तो अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए तो ये बहुत जरूरी है कि अपने आप को आप पूरी तरह से अपना निरीक्षण करें, अपना परीक्षण करें। और आलोचना की अगर बात चले तो भाई हर बार किसी की आलोचना जब किसी ने हमें की तो उसको इतनी गंभीरता से भी लेना जरूरी नहीं कि हम किसी की बात का बुरा लगा के बैठ जाएं और दिल पर लगा लें। और ऐसा ना करके कई बार कोई हल्की फुल्की बात अगर है तो जब हमें लगता है कि इसे गंभीरता से नहीं लेना है तो एक कान से सुने, दूसरे कान से निकाल दें। और माता पिता का भी थोड़ा सा रोल होता है कि ये जिम्मेदारी होती है कि अपने बच्चे की, उनकी क्या पर्सनैलिटी है, किस तरह के बच्चे हैं, तो ये तो वो बहुत खूब जानते हैं। और वो ये भी जानते हैं कि अगर कोई गलती है, जैसे छोटेपन से ही ये होता है कि माता पिता हमेशा इस बात का जरूर ध्यान रखते हैं कि हमारे बच्चे में कहाँ कमी रह गई और उसको किस तरह से ठीक करना है। तो बच्चे की कोई आलोचना भी अगर आपको सुनने को मिलती है तो उसे सराखों पर रखें, घर बाहर स्कूल में इन बातों का ध्यान दें, लेकिन उस चीज को बहुत पॉजिटिवली कहते हैं कि बहुत उस तरह से लेना चाहिए और उसमें सुधार लाने का प्रयास भी करना चाहिए। जी संगीता जी, और हम इस बात को अच्छी तरह से समझ लें कि अगर समाज या परिवार के जो व्यक्ति हैं या अपने दफ्तर में भी हमें अपनी बहुत अच्छी छवि बनाकर रखनी है, अपनी एक अच्छी और अलग पहचान बनानी है, तो हर बात को, हर मसले को बेहतर तरीके से हैंडल करना, उससे निपटना हमें आना चाहिए। और हमारा तरीका भी ऐसा हो कि वो सामने वाले पे अपना एक सकारात्मक असर भी छोड़ जाए। असर भी रहे जी, और खुश भी रहना सीखें जी। क्योंकि क्या होता है कि कई बार अगर हमारा मन खराब है ना, तो कोई बात अगर खराब नहीं भी होती है तो भी वो खराब लगती है, लेकिन अगर मन खुश है तो कितनी भी दुविधा हो, कोई भी बात हो, तो हम उसको बहुत ज्यादा न उस पर प्रतिक्रिया अपनी दें, बल्कि उसको सोच समझ उस समय हम सकते हैं। तो खुश मिजाज रहना भी बहुत जरूरी है। खुश रहेंगे तो फिर आत्मविश्वास तो रहता ही है। आलोचना सहें और उसे बिल्कुल भी तरह से अनसुना ना करें। समस्या क्या है उसे भी सोचें, उसका समाधान भी निकालें। तो जब आप सोचेंगे तो ये चीजें तो अपने आप सुधर कर सामने आएंगी ही आएंगी। और मुस्कुराता चेहरा हर किसी को अच्छा लगता है और वो एक खास व्यक्तित्व की निशानी भी होता है। और जब हम आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं तो सामने वाला व्यक्ति हमसे प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। इसीलिए अपनी समझ बूझ को बढ़ाने और व्यक्तित्व को निखारने के लिए अपने दिमाग के पर्दे हमें खुले रखने हैं, यानी सजग रहना है और हर समय सचेत रहना है। अपने आप को जो भी चीज़ें चल रही हैं, जो समसामयिक चीज़ें होती हैं, उनको लेते हुए भी अपने आप को अपडेटेड रखना होता है। इसके लिए हम समाचार पत्र पढ़ सकते हैं या ज्ञान बढ़ाने वाली जो अन्य पुस्तिकाएं हैं, साहित्य हैं, उन्हें भी पढ़ सकते हैं। और इंटरनेट भी हमें नई नई जानकारियां देता है। तो और अब तो ज़माना भी ऐसा है कि चीज़ें डिजिटाइज हो रही हैं, तो इंटरनेट से तो फ्रेंडली हमें रहना ही होगा। जी, तो बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी हैं जिसमें हमें सकारात्मक रहना चाहिए। और इसके लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ ये भी है कि अपने मन मस्तिष्क को अगर हमको खुश रखना है तो कुछ एक थोड़े से कष्ट तो उठाने ही पड़ेंगे, है ना। तो समय पर उठना भी बहुत ज़रूरी है, समय पर सोना भी बहुत ज़रूरी है, समय पर नाश्ता बहुत ज़रूरी है, समय पर खाना भी बहुत ज़रूरी है। और खाने के समय ये भी याद रखें कि हम क्या खा रहे हैं, इसका क्या हमारे सेहत पर असर पड़ रहा है। हमारी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, देखिए चंचल, कि वो हमारे मस्तिष्क पर बहुत अच्छा भी असर डालती हैं और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनसे कोई फायदा भी नहीं होता है और बस यूं ही खा लिया कि हाँ चलो जल्दी से बन जाएगी या जल्दी से पेट भर जाएगा। लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो कुछ ऐसी चीजें खाएं जो पौष्टिक हैं, जी, जो पौष्टिक हैं और जो आपके मन मस्तिष्क को भी थोड़ा सा फ्रेश रखती हैं। तो हेल्दी खाना खाएं और रोज नियम से, जैसा कि हम सखी सहेली कार्यक्रम में कई बार कहते भी हैं कि योगा करें, व्यायाम करें। और योग और व्यायाम से भी हम अपने आप को बहुत खुश रख सकते हैं। बस ये करना चाहिए कि जब भी आप जिस भी परिस्थिति में रहें, देखिए परिस्थितियां तो हम अपने हिसाब से ढाल नहीं सकते, लेकिन परिस्थितियों के हिसाब से तो हम जरूर ढल सकते हैं। तो कोशिश यही करना चाहिए कि जैसी भी परिस्थिति हो उसमें हम अपना एक सामंजस्य बनाकर रखें। और खुशियां तो देखिए ऐसे नहीं मिलती हैं, खुशियों के लिए तो हमें सोचना पड़ेगा और खुश रहना चाहेंगे तो जरूर खुश रह सकते हैं। बिल्कुल, छोटी छोटी बातों में हमें खुशियों के बहाने ढूंढने होंगे और अपनी संगत भी ऐसी हमें रखनी होगी जो कि सकारात्मक सोच वाले व्यक्तियों की होती है। क्योंकि जो
नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति होते हैं, जो हर बात में ना नुकुर करते हैं, उनकी संगत में अगर उठना बैठना ज़्यादा होगा तो वो चीज़ें हम पर भी प्रभाव डालती हैं। तो हमारे आस-पास के जो लोग हैं, वो भी ऐसे हों जो हमें हमेशा प्रोत्साहन जिनसे हम लेते रहें, और खुद को भी इस तरह से हम बनाएँ कि उसकी वजह से ना हमारा कोई नुकसान हो, ना किसी और का। बिल्कुल, अगर आगे बढ़ना है तो जीवन में कुछ करना है, खुश रहना है, आगे बढ़ना है, तो ये बात तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आस-पास के वातावरण को पहचानें कि कैसा वातावरण है, और उस हिसाब से बल्कि ये सोचें कि अगर बहुत अच्छा है, नहीं भी अच्छा है, तो हम उसको अच्छा बना सकते हैं अपने तरीके से। बिल्कुल, जब दौड़ होती है तो खिलाड़ियों में जब प्रतिस्पर्धा होती है, तो एक खिलाड़ी की सोच ऐसी होती है कि मुझे अगर जीतना है, तो मुझे उससे तेज़ भागना है। वहीं जो एक नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति होगा, वो सोचेगा कि मुझे अगर जीतना है, तो जो व्यक्ति तेज़ दौड़ रहा है, मुझे उसे गिराना होगा, तभी मैं जीत पाऊँगा। तो इस तरह की सोच से थोड़ा-सा परहेज़ रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। जी, आगे बढ़ना भी है और ये भी देखना है कि जो हमारे साथ हैं, वो भी अच्छी तरह से आगे बढ़ें। जी। जी, और
संगीता जी, आपने गीत तो बहुत सुंदर सुनवाया, और गीत सुनने से पहले बात हो रही थी आत्मविश्वास की। तो आत्मविश्वास के लिए हमारे जो हौसले हैं वो भी बहुत एकदम मजबूत होना ज़रूरी होता है। और कहते हैं ना कि राह में लाख कांटे बिछे हों, लेकिन अगर हौसले मजबूत हैं और कुछ कर गुजरने का जुनून हमारे भीतर है तो मंजिल तो हमें मिलेगी ही। और फिर किसी कवि ने ये भी कहा है ना कि पथ की बाधाओं से राही, हार न जाना तुम, बढ़ते जाना तुम। और ये बात पूरी तरह से सच है कि किसी भी नए काम की योजना काम को शुरू करने से पहले ही बनानी ज़रूरी होती है, क्योंकि योजना बनाने के बाद भी किसी काम को करने में हो सकता है कि दुविधाएं हों, बाधाएं हों, मुश्किलें आएँ, इसकी पूरी आशंका होती है। लेकिन हम जो ख्यालों में सोचते हैं वो असलियत के धरातल पे भी खरा उतरेगा, ये हर बार ज़रूरी तो नहीं होता। लेकिन आगे चलकर आने वाली जो समस्याएं हैं, बाधाएं हैं, रुकावटें हैं, उनसे डरकर हम सपने भी देखना छोड़ दें या किसी काम की शुरुआत ही ना करें, ये तो बिल्कुल सही नहीं होगा, है ना? और देखिए, जैसा कि आपने कहा कि कभी भी बाधाएं तो कभी भी आती हैं, हम ये कह नहीं सकते हैं। और अभी का समय भी देख लीजिए, कुछ ऐसा ही था। किसने जाना था कि इस तरह से कोविड-19 आ जाएगा, इस तरह से हमें अपने घरों में रहना पड़ेगा, और इतने स्वच्छंद तरीके से जो लोग थे, हम लोग थे, इतना विचरण हो रहा था, तो ये सारा कुछ एकाएक बिल्कुल से रुक गया। तो क्या किसी ने कभी ये सोचा था? किसी ने सोचा तो नहीं था। लेकिन ऐसी परिस्थितियां भी आती हैं जीवन में, और ये हमें बहुत कुछ सिखा ले जाती हैं, चंचल। तो ऐसी समस्याएं आती रहती हैं। अगर हम समस्या से डर जाएंगे तो ये तो समाधान नहीं है। लेकिन ये भी बात आपने बिल्कुल सही कही कि समस्याएं कभी भी आती हैं, इनसे हमें दो चार होना ही पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि हम सपने देखना छोड़ दें या कोई शुरुआत ही ना करें, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कार्य को, किसी भी कार्य को हम एक चुनौती के रूप में स्वीकार करें और पूरी निष्ठा, लगन, ईमानदारी से करें, सकारात्मकता साथ रखें और आगे बढ़ते रहें। किसी भी मुश्किल परिस्थिति से बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए। हौसले बहुत मजबूत रखें, आगे बढ़ते रहें। नहीं तो यही जो हमारी सच्ची मेहनत है, हमें कामयाबी के शिखर पर जो पहुंचा सकती है, उसे कहीं हम चूक ना जाएं। तो हिम्मत हमेशा बांधे रखनी चाहिए, और ये तो है ही है, क्योंकि परिस्थितियां हमें बहुत कुछ सिखा देती हैं। हिम्मत से जो आगे बढ़ते हैं वो तो आगे जाते ही हैं, और हार मानना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। कई बार हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हम हार मान जाते हैं। हाँ, समय की चुनौती को स्वीकार नहीं करते हैं और ये सोचते हैं कि भाई ये अब तो कुछ बस में रहा नहीं। लेकिन हमें ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि हर रात के बाद एक उजाला होता है, सूर्यास्त के बाद सूर्योदय जरूर होता है। और हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि जहां घना अंधेरा है वहां सवेरा भी जरूर है। संगीता जी, जो लोग अपने इरादे मजबूत रखते हैं और अपनी काबिलियत पर उनको भरोसा है, तो बुलंदियों तक पहुंचना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती, कोई मुश्किल काम नहीं होता। हाँ, सफलता पाने के लिए ये ज़रूरी होता है कि अलग कर दिखाने की सोच और हौसले बहुत मजबूत रखने हैं। तो इसके लिए उम्र कोई मायने नहीं रखती, या कहते हैं कि आर्थिक परिस्थितियां मायने नहीं रखती, शैक्षिक योग्यता भी ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे आपको होना चाहिए, ये चीज़ें मायने नहीं रखती। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने हैं कि जिन्होंने बहुत छोटी उम्र में वो पा लिया जो शायद बड़ी उम्र के लोगों ने भी नहीं पा लिया। ऐसे भी लोग हैं जिनके पास में बहुत सारे मतलब साधन नहीं थे, आर्थिक रूप से वो संपन्न नहीं थे, फिर भी उन्होंने वो करके दिखाया और आज उस शिखर पर हैं वो लोग कि उनके नाम से उन बातों को या उनके काम को जाना जाता है। तो कहते हैं ना कि आप, ये रुकावटें हमारे मन की होती हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो डूबेंगे या पार कर जाएंगे, तो ये तो तभी हमें पता चलेगा जब हम समंदर की गहराई में उतरेंगे। किनारे पर खड़े रहेंगे तो हम सिर्फ कयासी लगाते रह जाएंगे कि गहराई कितनी है जी, तो क्या होगा क्या नहीं होगा। इसलिए सफलता पाने के लिए उद्देश्य तो बहुत ज़रूरी है और आगे बढ़ते रहें इसी उद्देश्य को लेकर, लक्ष्य को लेकर। कोई भी बाधाएं होती हैं तो देखिए इन्हें चुनौती की तरह लेना चाहिए और इन्हें स्वीकार करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। और खासकर ये चीज़ देखी गई है आजकल बच्चों में बहुत होता है कि ज़रा सी कोई परेशानी हो,
मतलब खासकर देखा जाए शिक्षा के विषय में अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कभी कभी घबरा जाते हैं। कोई बच्चे होते हैं कि भाई ठीक है मोटी मोटी किताबें भी पढ़ ले जाएंगे, लेकिन कोई बच्चे होते हैं जो नहीं इतना कर पाते, तो उन्हें हारने की ज़रूरत नहीं है, कोशिश करते रहना चाहिए और कभी भी हार तो माननी ही नहीं चाहिए। इस बात को बिल्कुल से गांठ बांध लें बच्चे भी। और जो मेहनत कश लोग हैं उनके लिए जो रुकावटें होती है ना, ये एक पड़ाव की तरह होती हैं जिसे वो हंसते खेलते पार करके आगे निकल जाते हैं, अपना हुनर दिखा के अपनी मेहनत से हर कठिनाई को पार कर देते हैं। और यही कुछ पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं संगीता जी, कि जिगर में हौसला सीने में जान बाकी है, अभी छूने के लिए आसमान बाकी है, हार कर बीच में मंजिल के बैठने वालों अभी तो और सख्त इम्तिहान बाकी है। जी, तो इम्तिहान ज़रूर होगा और इम्तिहान में सब अव्वल आएंगे भी, और इसकी बड़ी अच्छी शिक्षा हमें मिलती है नदियों से, है ना। कितने सारे पत्थर होते हैं, लेकिन नदी जब अपने उफान पर आती है, जब ये सोच लेती है तो वो हर पत्थर को पार कर आगे बढ़ जाती है और अपना रास्ता बना ही लेती है, समंदर से मिल ही जाती है। तो यही जज्बा होना चाहिए। बिल्कुल, ये फैसला हमें ही लेना होता है कि आसमान की ऊंचाइयों से हम खूबसूरत जब दुनिया को देखते हैं तो असफलता के शोक में हम सिमट कर रह जाते हैं, लेकिन जब हम काम की शुरुआत करते हैं तो हमारी आंखों में बहुत सारे सपने होते हैं, मन में बहुत सारे जज्बात होते हैं, चेहरे पे चमक होती है और भीतर एक तूफान होता है कुछ कर गुजरने का। तो जिंदगी को एक जगह पर थमने नहीं देना है। और देखिए मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। कारवां है ये तेरा इम्तिहान है, साथी न कारवां है ये तेरा इम्तिहान है। यूं ही चला चल दिल के सहारे, करती है मंजिल तुझको इशारे। देख कहीं कोई रोक नहीं ले तुझको पुकार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही।
आज बहुत सारी बातें की, जिसमें हमने हौसलों की बात की, आत्मविश्वास की बात की और पौष्टिक भोजन की बात भी की थी। याद है ना संगीता जी? तो जो सूप है वो कहते हैं ना कि एक खाने की शुरुआत का काम करता है, स्टार्टर जिसे हम कहते हैं। जब खाने की शुरुआत होती है तो सूप पीते हैं, और टमाटर का सूप सभी को बहुत भाता है, बहुत पौष्टिक भी होता है जी। तो टमाटर का सूप हम सखियों को आज रेसिपी बताते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा बदलाव है। इसको और पौष्टिक बनाने के लिए इसमें खजूर मिलाया गया है। तो खजूर टमाटर के सूप की रेसिपी हम सखियों को बताते हैं जी। तो सखियों से कह दीजिए कि वो पेन तो लेकर, पेन और कागज लिया होगा उन्होंने जी, तो वो लिखेंगी। तो खजूर टमाटर का सूप बनाने के लिए हमारी सखियां जो सामग्री इकट्ठे करेंगी वो लिखती जाएं। इसके लिए चाहिए 2 टमाटर बड़े आकार वाले, 8 से 10 खजूर, नींबू का रस 1 बड़ा चम्मच, काली मिर्च पाउडर 1/4 चम्मच, और अगर काली मिर्च का पाउडर नहीं है तो 1/4 चम्मच पाउडर के लिए 8 से 10 काली मिर्च की ज़रूरत होती है। आप उन्हें दरदरा कूट लें, पीस लें। और नमक स्वाद के अनुसार। काली मिर्च पाउडर भी जो है इसे सखियां अपने स्वाद के अनुसार कम और ज़्यादा कर सकती हैं। 1 छोटा चम्मच शक्कर चाहिए, मक्खन 1 चम्मच, कॉर्नफ्लोर यानी कि अरारोट जिसे हम कहते हैं वो चाहिए 1 छोटा चम्मच, ताज़ी मलाई और पानी आवश्यकता के अनुसार। तो इस सूप को यानी कि खजूर और टमाटर के सूप को बनाना कैसे है ये हम सखियों को बताते हैं। टमाटर और खरबूज को अलग अलग उबालना है, एक साथ में ना उबालकर दोनों चीज़ों को हमें अलग अलग उबाल लेना है। टमाटर को उसका छिलका निकालने के बाद मैश कर लेना है और छलनी से अच्छी तरह से छान लें, ताकि जो बीज हैं उसके वो अटकेंगे नहीं, उसके बीज अलग हो जाएंगे। खजूर को उसकी गुठली निकालकर छोटे छोटे से टुकड़े करके उसको पूरा गूदा छलनी से छान लेना है, और छोटे से टुकड़े भी हमें जो किए हैं वो एक तरफ 8-10 टुकड़े अलग निकाल के रख दें। तो जब हम प्लेटिंग करेंगे या सर्व करेंगे उसको तो परोसने के समय वो काम आएगा। और छानते समय क्योंकि गूदा बहुत गाढ़ा होता है खजूर का, तो ज़रूरत के मुताबिक हमें उसमें थोड़ा सा पानी मिलाना होगा। और इसके बाद हमें करना ये है कि एक कढ़ाई या पैन चढ़ा दें, उसमें जो हमने मक्खन लिया उसे पिघलने रख दें। जब मक्खन पिघल जाएगा तो जो कॉर्नफ्लोर है उसे डालना है और गुलाबी होने तक उसको पूरा भून लेना है। अब टमाटर और खजूर के गूदे को, जो रस है टमाटर का रस और खजूर का गूदा, उसे इसमें डालना है। नमक और पिसी हुई शक्कर या खड़ी शक्कर जो भी हमने ली है वो इसमें हमें मिला देनी है, और जब तक वो गाढ़ा ना हो जाए तब तक इसे पकाना है। उसके बाद में आंच से उतार कर एक सर्विंग बोल में, सूप के जो बाउल होते हैं उसमें से डालकर जो खजूर के टुकड़े हमने अलग से रखे थे वो डालकर, नींबू का रस डालकर और काली मिर्च ऊपर से बुरक के हम इसे गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं। तो हमारी सखियां ज़रूर बनाएंगी, ये उम्मीद है। और देख, एक चीज़ थी चंचल इसमें कि जैसे आपने बताया कि खजूर के टुकड़े हैं तो वो बच्चों को कई बार पसंद नहीं आते, तो सखियां चाहें तो उसको ना भी डालें, वैसे ही। हाँ, तो इसे ज्यादा मुझे लगता है कि फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, है ना, गरम गरम बनाएं। हाँ, और ऐसे जब अगर बारिश हो रही है, थोड़ा ठंडक मौसम में जब आ जाती है तो गरम चाय की जगह आप गरम सूप पीजिए, ये और एक पौष्टिक चीज है। तो ज्यादा देर ना रखें और बिल्कुल ताज़ा बनाएं और उसको पी लें, बच्चों को भी दे दें। तो एक और रेसिपी है चंचल, ये दूध के पेड़े कैसे बनाते हैं। देखिए, 1 लीटर फुल क्रीम दूध आप ले लें, उसके बाद 1 कप शक्कर यानी कि 125 ग्राम तक ले लें, आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर ले लें। और अब इसकी विधि तो ये है कि कढ़ाई में दूध डालें, गैस पर उबलने के लिए उसको रख दें। दूध को लगातार आप चलाते रहें ताकि जो बर्तन है उसके तले पे वो लगे ना। दूध में उबाल आने तक बाद में थोड़ा सा आंच को तेज कर लें और लगातार फिर उसको चलाते रहें, गाढ़ा होने तक उसको पकाएं। जब दूध हलवे की तरह गाढ़ा होने लगे तब आंच धीमी कर लें। जब दूध खोए की तरह दिखने लगे तब शक्कर और इलायची पाउडर डालकर धीमी आंच पर 5 से 6 मिनट और भून लेना है इसको। मिश्रण को तब तक पकाना है जब तक कि ये कंसिस्टेंसी इसमें ना आ जाए। जब वो जमने की प्रक्रिया तक आ जाए, तैयार हो जाए, तब उसे आंच से उतार लें और अब भी चलाते रहें थोड़ा थोड़ा, क्योंकि कढ़ाई गर्म है
तो उसमें जो मिश्रण बना हुआ है हो सकता है कि नीचे लग जाए, तो दूध को यानी कि जल जाए, है ना। तो दूध को गाढ़ा करने में लगभग 45 मिनट का समय तो लग ही जाता है। जब ये मिश्रण गुनगुना रह जाए तब आप अपनी हथेलियों पर घी लगाकर थोड़ा थोड़ा मिश्रण को लें, पेड़े का आकार दे दें। चाहें तो सजावट के लिए पेड़ों पर बादाम, चिरौंजी, पिस्ता इसको कस कर लगा सकते हैं या पतला पतला बारीक काट लें। इन्हें खुली हवा में 2-3 घंटे तक ठंडा होने के लिए रख दें। जब ये थोड़े से खुश्क हो जाएं तो इन्हें डिब्बे में पैक कर लें। बिल्कुल, हमारी सखियां ज़रूर ये दूध के पेड़े की जो रेसिपी बताई है इसे ज़रूर बनाकर खाएंगी और फिर खिलाएंगी भी। बिल्कुल, परिवार के सभी लोगों को खिलाएंगी और फिर तारीफें भी बटोरेंगी। तो चलिए अब एक गीत सुन लेते हैं। जिथे
इतना तो कहना कर मंजूर बस मेरा मेरी आवे हो किया क्या कसूर मैंने तेरा मेरी आवे मेरी आवे मेरी आवे मेरी आवे। हाँ, तो सखियां सुन रही थी चंचल ये गीत, और देखिए हम रेसिपी की बात करें तो अब आप कौन सी बताने वाली हैं हमारी सखियों को? अब एक चटपटी सी एक रेसिपी बताते हैं सखियों को, जो है क्रिस्पी कॉर्न चाट, यानी कि भुट्टा जो है उससे बनाया जाना है और बड़ी कुरकुरी सी ये रेसिपी बनने वाली है। इसके लिए सामग्री सखियां नोट करें। हाँ, इसके पहले अगर आप ये बता रही हैं तो इससे पहले मैं बता दूं कि जो रेसिपी हम लोग बता रहे हैं, अभी आजकल देखिए बहुत त्योहारों का मौसम भी शुरू हो रहा है, तो कुछ एक त्योहार हैं जैसे जन्माष्टमी वगैरह भी आने वाली है, तो सखियां व्रत भी करती हैं, तो कुछ कुछ इसमें से चाहें तो वो बना भी सकती हैं, खा भी सकती हैं व्रत में, और कुछ तो ऐसी हैं जो नहीं खाई जा सकती। बिल्कुल, वो हर मौसम में आप खा सकती हैं, जब भी मन करे। जैसे सूप हमने बताया, तो वो हर मौसम में सेहतमंद एक व्यंजन है खाने के लिए। दूध का पेड़ा जो बताया, इसे हम उपवास के समय भी खा सकते हैं। अभी हम बता रहे हैं क्रिस्पी कॉर्न की चाट। इसके लिए हमें सामग्री चाहिए 250 ग्राम भुट्टे के दाने, आधा कटोरी बारीक कटा हुआ प्याज, 1 इंच अदरक का टुकड़ा एकदम बारीक बारीक कटा हुआ, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, और मिर्च को कम या ज़्यादा सखियां अपने स्वाद के हिसाब से, या घर में जैसा बच्चे के लिए अगर बना रहे हैं तो कम ज़्यादा से किया जा सकता है। और मैं तो ये कहूँगी कि मिर्च जब भी इस्तेमाल हम लोग करते हैं, हरी मिर्च, तो बीच से उसको तोड़ दें और उसमें जो बहुत बड़े बड़े दाने होते हैं, हाँ, उनको निकाल दें तो बहुत अच्छा होगा। फिर उसको फाइन एकदम बारीक काट लें तो वो बड़ी अच्छी लगती है। और आधा कटोरी हमें चाहिए हरा प्याज, जो प्याज के पत्ते होते हैं, जो हरा हिस्सा होता है, वही हमें इसके लिए चाहिए। आधा छोटा चम्मच काली मिर्च दरदरी कुटी हुई चाहिए। चाट मसाला आधा चम्मच चाहिए। 3 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर हमें लेना है इसके लिए, यानी कि अरारोट लेना है। नमक स्वाद के अनुसार, और तलने के लिए आवश्यकता अनुसार तेल लेना है। अब क्रिस्पी कॉर्न की चाट बनानी कैसे है? भुट्टे के दाने हैं, एक कटोरे में हम उन्हें निकाल लें, और फिर कॉर्नफ्लोर डालकर उन पर अच्छी तरह से उसे मिक्स कर लें, यानी कि भुट्टे के दानों पर उसकी परत आनी चाहिए। फिर इसे तेल में कुरकुरा होने रख दें, यानी कि तेल को कढ़ाई में गर्म होने रख दें, और ये जो दाने हैं जिन पे एक लेयर आ गई है उस कॉर्नफ्लोर की, इनको तल लें। और तलते समय एक बात का ध्यान रखना कि वो दाने अलग अलग रहें, एक दूसरे से चिपके नहीं। हाँ, तो आंच इसमें कैसी होनी चाहिए? मध्यम होनी चाहिए या तेज? मध्यम होनी चाहिए। हाँ। क्योंकि बहुत तेज आंच पे वो ऊपर की लेयर बहुत जल्दी से कड़क हो जाती है और वो अंदर से नहीं सिक पाते हैं। तो मध्यम आंच पे जब हम कोई चीज़ को करते हैं तो कुरकुरी बहुत अच्छे से हो पाती है। फिर दूसरे पैन में कढ़ाई को गर्म करके एक छोटा चम्मच तेल उसमें डालकर गर्म होने के लिए रख दें। बाद में हरी प्याज, हरी मिर्च को डालकर भूनें, और फिर जो 1 कटोरी हमने प्याज लिया था, सुनहरा होने तक उसको भून लें। फिर भुट्टे के दाने जो हमने तल कर रखे हैं उन्हें डाल दें। काली मिर्च, नमक, चाट मसाला डालकर अच्छी तरह से सब चीज़ों को मिक्स कर लें, और हरे धनिये से सजाकर गर्मा गर्म, यानी कि जब ये गुनगुनी है उसी वक्त इस कुरकुरी चाट को खाना है। और कॉर्न का, उबले हुए कॉर्न का वैसे भी तो इस्तेमाल बहुत होता है। अगर सादे तरीके से उसको हल्का सा नमक डालकर उबाल लिया जाए, और 2-3 मुझे लगता है कि सीटी लगाई जाए, या 4-5 ज़्यादा से ज़्यादा, थोड़ा सा पानी, ज़्यादा पानी ना रखें ताकि उसका पानी ख़राब ना हो जाए। और उसके बाद उसमें थोड़ा सा 1 चीज़ का टुकड़ा डाल लीजिए, हल्का सा नमक डाल लीजिए। अगर सेंधा नमक डालते हैं तो वो शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, वो भी बच्चों को दे सकते हैं। तो वो सखियाँ जो कि तला भुना खाने के का से थोड़ा सा परहेज़ रखती हैं, वो भी इस तरह से खा सकती है संगीता जी, जो आपने बताया। जी, तो फलों का रायता बता देते हैं। हाँ, तो 1 केला ले लें, मोटे गोल टुकड़े उसके बना लें, फाइन, बहुत फाइन ना हो, ठीक ठीक रहें जी। 1 सेब छीलकर उससे छोटे छोटे टुकड़े में काट लें, और 1 कटोरी अंगूर तोड़कर धो लें। देखिए, फल सारे तोड़ने हैं, अच्छे से उनको साफ करना है, और हो सके तो हल्का नमक के पानी में थोड़ी देर डालकर रख दें। फिर छोटे छोटे टुकड़े, जैसा कि हमने बताया केले का और ये सेब, अंगूर भी उसी तरह से ले लें, 1 कप
खरबूजे को छोटा छोटा जो टुकड़े में काट लें, 400 ग्राम दही यानी कि 2 कप के बराबर, 100 ग्राम ताज़ी मलाई ले लें यानी कि 1 कटोरी के लगभग होगी, और 2 या 3 चम्मच शक्कर ले लें। 2 इलायची के दाने ले लें कुटे हुए, और अब इन सारी चीज़ों को जो हमने बताया उसे दही में शक्कर और इलायची डालकर 2 मिनट तक फेंटना है। मलाई डालकर फिर से 2 मिनट तक फेंटना है। सारे फलों को इसमें मिला लीजिए जो आपने काट कर रखा है, और कुछ देर ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दीजिए। तो आप देखिए फिर स्वादिष्ट और बिल्कुल अच्छा, सेहत से भरपूर पौष्टिक रायता तैयार है, फलों का रायता। और ये जो फलों का रायता है, व्रत में भी इसको खा सकती है हमारी सखियां। और अब बताइए, अब कौन सा गीत सुनाऊं? जाहिर है अब तो वही गीत बजेगा जो हमारी सखियों को बहुत पसंद होगा।
संगीता जी, बहुत सारी रेसिपी हमने बताई, सूप, चाट, रायता, मिठाई। तो चलिए एक सलाद की रेसिपी सखियों को बता देते हैं। बहुत आसान सी रेसिपी है, सिंगाड़े और अनार का सलाद। इसे बनाने के लिए उन्हें चाहिए होगा 100 ग्राम अनार के दाने, 250 ग्राम हरा सिंगाड़ा, 25 से 30 पिस्ता, 1 चम्मच जैतून का तेल यानी ऑलिव ऑयल, नमक स्वाद के अनुसार। और इसे बनाना ऐसे है कि सिंगाड़े का छिलका उतार के सिंगाड़े को 2-2 भाग में काट लेना है, 2 टुकड़े करने हैं। पैन में ऑलिव ऑयल को गर्म करें और कटे हुए सिंगाड़े डालकर 3-4 मिनट तक चलाते हुए इसे अच्छे से पका लें। नमक और पिस्ता इसमें मिला दें। अब आंच से उतारकर अनार के दाने डाल दें और जब ये ठंडा हो जाए तो इस सलाद को परोस सकते हैं। बहुत ही छोटी और आसान सी और पौष्टिक ये एक रेसिपी थी। तो अब देखिए वक्त है कुछ और बातें करने का। अब तो बस सखियों से इजाजत लेने का वक्त हो चला है। तो सभी सखियों को संगीता श्रीवास्तव और चंचल का नमस्कार। सखी सहेली।